हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डाइजेशन के बारे में स्टडी किया कि किस तरह से मनुष्य के शरीर में पाचन होता है भोजन का और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की क्या भूमिका होती है। आपने सबसे पहले पढ़ा कि जो कुछ भी हम भोजन को खाते हैं वह हमारे मुख गुहा में होता है और उसको हम अच्छी तरह से चबाते हैं। चबाने के बाद हमारे भोजन में लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम मिल करके भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद हमने देखा आगे कि यह भोजन का जो भी छोटा या बड़ा हिस्सा होता है हमारे मुख गुहा और ग्रसनी से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय क्या होता है? यह 25 से 30 सेंटीमीटर एक लंबी थैली होती है और लगभग 25 सेंटीमीटर चौड़ाई में भी होती है। और इसी थैली के अंदर जो कुछ भी हम खाते हैं जाकर सबसे पहले स्टोर कर लिया जाता है। आपने यह भी पढ़ा कि किस तरह से आमाशय की दीवार से एक ग्रंथि लगी होती है जिसका नाम जठर ग्रंथि होता है। और उस जठर ग्रंथि में एक अम्ल जिसे HCl कहते हैं, यह अम्ल HCl निकलता है और 3 एंजाइम पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। HCl का क्या कार्य होता है? HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है और इसके साथ ही साथ भोजन के विभिन्न घटकों के ऊपर जैसे प्रोटीन, चाहे वह ठोस रूप में है या तो तरल रूप में, और वसा, इन पदार्थों के ऊपर अपना पाचन करने का कार्य करता है, उनको सिंपल रूप में तोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप पेप्सिन और रेनिन यह निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होते हैं। निष्क्रिय अवस्था में पेप्सिन का नाम है प्रोपेप्सिन और रेनिन का नाम है प्रोरेनिन। HCl एंजाइम क्या कार्य करता है? प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन जो कि निष्क्रिय अवस्था में है इन्हें सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जब सक्रिय अवस्था में हो जाते हैं तो भोजन के अंदर उपस्थित प्रोटीन पर यह क्रिया करते हैं और प्रोटीन को पचाने का कार्य करते हैं, उसको सरल रूप में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे हमने लिखा है प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम इसको प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स नामक सरल रूप में तोड़ रहा है। और ऐसे ही दूध यह तरल पदार्थ है, इसमें भी एक प्रोटीन पाई जाती है केसीन प्रोटीन। इस केसीन प्रोटीन को रेनिन नामक एंजाइम कैल्शियम आयन की उपस्थिति में इसको कन्वर्ट कर देता है दही के रूप में। और यह दही किस अवस्था में होता है? ठोस रूप में होता है। और यह दही ठोस अवस्था में हो गया और इसका नाम होता है कैल्शियम पैराकेसिनेट। तो यहाँ तक का डाइजेशन कहाँ होता है? हमारे आमाशय में। आमाशय के बाद भोजन हमारा मूव करता है आगे की ओर और वह पहुंचता है ग्रहणी में, छोटी आंत में। और छोटी आंत का पहला हिस्सा ग्रहणी कहलाता है। ग्रहणी में 2 बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। उन दोनों ग्रंथियों में से पहली ग्रंथि है यकृत जिसे लीवर कहते हैं। लीवर में एक पित्त को संचित करने वाली थैली जुड़ी हुई होती है जिसे पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, यहाँ देख सकते हैं। और यह पित्त रस वसा के ऊपर कार्य करता है, वसा को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है और वसा को उसके जटिल रूप को छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में कन्वर्ट कर देता है। और वसा के इस कंडीशन को हम कहते हैं इमल्सीकृत वसा या वसा का इमल्सीकरण। इसके बाद या तो वसा का डाइजेशन यहाँ कर रहा है, सरल रूप में तोड़ रहा है पित्त रस। दूसरी साइड से जो ग्रंथि जुड़ी हुई है पाचक ग्रंथि अग्नाशय, अग्नाशय से एक अग्नाशयिक रस का श्रावण होता है। इस अग्नाशयिक रस में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे जटिल अणुओं को
सरल अणुओं के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ तो एक मिडिल प्रोडक्ट बन जाता है, मध्यवर्ती उत्पाद बन जाता है। प्रोटीन से सरल हो जाता है रूप, कार्बोहाइड्रेट और वसा यह सिंपल रूप में आ जाते हैं, और लेकिन कम्प्लीटली पाचन नहीं होता है। यहाँ पूर्ण रूप से यह भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। अब इसके आगे क्या होता है, अग्नाशय के आगे भोजन मूव करते हुए, अब अग्नाशय तो ग्रंथि है, ग्राहड़ी छोटी आंत का एक हिस्सा है, पहला हिस्सा। अब छोटी उसी ग्राहड़ी के आगे के पोर्शन में भोजन मूव करते हुए पहुंचता है, जिसे छोटी आंत कह सकते हैं। और छोटी आंत की दीवारों में अंगुलियों के समान छोटे छोटे उभार निकले होते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। छोटे छोटे उभार रसांकुर कहलाते हैं। इन रसांकुरों का क्या कार्य होता है, यह जो भोजन पच जाता है उस पचे हुए भोजन को रसांकुर अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो अवशोषित तो बाद में होगा, पहले भोजन का डाइजेशन होता है, पाचन। तो छोटी आंत की दीवारों में आंत्रीय रस निकलता है, आंत्रीय रस, और इस आंत्रीय रस में लाइपेज, सुक्रेज, लैक्टेज, गैलेक्टेज जैसे एंजाइम उसमें निहित रहते हैं आंत्रीय रस में। और लाइपेज, सुक्रेज, गैलेक्टेज, लैक्टेज और गैलेक्टेज यह भोजन के, यहाँ देखिए सुक्रेज एंजाइम है, ये जितने भी देख रहे हैं आप ये सभी एंजाइम हैं। सुक्रेज एंजाइम यह भोजन में उपस्थित शर्करा का ही एक रूप होता है सुक्रोज, और उस सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ग्लूकोज में। और यहाँ लाइपेज एंजाइम किसको कन्वर्ट करता है, वसा को, वसा को वसीय अम्ल में, वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है, और ग्लिसरॉल में, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में लाइपेज करता है। सुक्रेज यह करता है सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, और किस रूप में कन्वर्ट करता है सुक्रोज को, ग्लूकोज के फॉर्म में। इसी तरह लैक्टेज, लैक्टोज शुगर को, लैक्टोज यह भी एक शुगर का रूप है, यह भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और गैलेक्टेज एंजाइम है, यह गैलेक्टोज नामक शर्करा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो इस तरह से यह सभी ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और ग्लूकोज क्या होता है, एक सरल रूप होता है हमारे भोजन का, कार्बोहाइड्रेट का सिंपल रूप होता है। इसी तरह से एक स्टीएप्सिन और इरेप्सिन नामक एंजाइम भी होता है, जो प्रोटीन के ऊपर कार्य करता है और प्रोटीन को सरल का रूप में कन्वर्ट कर देता है। और प्रोटीन के उस सरल रूप का नाम है अमीनो अम्ल। यहाँ देख सकते हैं, प्रोटीन भोजन का एक जटिल रूप है, और इस प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है एंजाइम के द्वारा सरल रूप में, और वह सरल रूप है अमीनो अम्ल, एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हमारा भोजन का जटिल अणु सरल रूप में कन्वर्ट हुआ, और कौन कौन से जटिल अणुओं के रूप में है और कौन से सरल अणु के रूप में। एक बार सारांश हम देख ले रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, हमारे भोजन में पहला घटक था कार्बोहाइड्रेट, और यह कार्बोहाइड्रेट जटिल अवस्था में है। कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन हो जाने के बाद यह सबसे सरल रूप इसका होता है ग्लूकोज। यह ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे भोजन का सबसे जटिल रूप है प्रोटीन।
प्रोटीन का सरल रूप होता है अमीनो अम्ल। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। वसा जिसे फैट कहते हैं, इसका जटिल रूप से जब कन्वर्ट हो जाता है तो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। वसी अम्ल इसका सबसे सरल रूप होता है और ग्लिसरॉल। तो यह सरल रूप हैं हमारे फूड के जटिल भोजन के सरल रूप में यह कन्वर्जन कर दिया जाता है और इस पूरे प्रक्रिया में एंजाइमों की विशेष भूमिका होती है। कभी कभी आप लोगों को एहसास हुआ होगा कि खाना खाने के बाद अच्छे से डाइजेशन नहीं होता, कुछ जलन होने लगता है पेट में, एसिडिटी जिसे कहते हैं। जानते हैं यह एसिडिटी क्या होता है? हमारे आमाशय में एक एसिड निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिसे हम संक्षेप में लिखते हैं HCl। इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब अधिक मात्रा निकल जाती है हमारे, जब ज़्यादा हम मसालेदार वस्तुओं को खाते हैं, मसालेदार भोज्य पदार्थों को, तेल युक्त भोज्य पदार्थों को ज़्यादा हम यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे आमाशय से HCl की मात्रा ज़्यादा निकल जाती है। और जब HCl यह एक प्रकार का एसिड है और एसिड को आप जानते ही हैं इसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही, तो इसी के कारण एसिडिटी या जलन होने लगता है। आप यह भी पढ़े होंगे एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक दवा का यूज़ किया जाता है जिसे एंटासिड कहते हैं। एंटासिड को लेना पड़ता है। एक नाम सुने होंगे आप लोग, डाइजीन टैबलेट का नाम सुने होंगे। डाइजीन भी एक प्रकार का एंटासिड टैबलेट है जिसको खाने से हमारी एसिडिटी जलन कम हो जाती है। कभी कभी हम खाने वाले सोडे का यूज करते हैं पानी में घोल करके, तो हमारी जलन कम हो जाती है। तो यह क्षार होता है। सोडा क्या है? क्षार होता है। HCl क्या है? अम्ल है। अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया उदासीनीकरण की भी प्रक्रिया कहलाती है। आगे के टॉपिक में जैसा भी होगा डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम प्रश्नों को कुछ देख लेते हैं जो हमारे बुक में हैं। चलिए देखिए, इन प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? इस टॉपिक के बारे में आप लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ दोनों में डिफरेंस को। स्वयं पोषी पोषण जिसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं और विषम पोषी पोषण मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वयं पोषी पोषण क्या होता है? ऐसा पोषण, किसी जीवधारी में होने वाला ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी स्वयं अपने बॉडी में ही भोजन को बनाता है सरल कार्बनिक पदार्थों के द्वारा, स्वयं पोषी पोषण कहलाता है, जैसे हरे पौधे। जबकि विषम पोषी पोषण ऐसा पोषण है जिसमें कोई भी जीवधारी अपने भोजन को स्वयं न बना करके अपने भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, दूसरे जीवधारियों के ऊपर निर्भर होता है। तो भोजन बनाने के, इस भोजन प्राप्त करने की इस विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे हम लोग क्या है, अपना भोजन स्वयं अपने बॉडी में, अपने बॉडी के अंदर नहीं बना सकते हैं। यह भोजन हम या तो पौधों से प्राप्त करते हैं या तो जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इसलिए हम सभी क्या हो गए, सभी जंतु विषम पोषी पोषण करते हैं और विषम पोषी कहलाते हैं। तो यह अंतर है दोनों में, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और सभी जीव जंतु विषम पोषी होते हैं। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे
कि सभी हरे पौधे क्या करते हैं, अपने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, अपनी जड़ों से जल, दोनों को लेकर के पत्ती में उपस्थित ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और सूर्य के प्रकाश दोनों की उपस्थिति में यह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पत्ती में मंड का, स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से भोजन बनता है पौधे में, पत्ती में। तो यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसका सीधा सा आंसर आप दे सकते हैं, सभी पौधे भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री अपनी जड़ों से प्राप्त करते हैं। जड़ों से जल और कार्बनिक खनिज पदार्थ को प्राप्त करते हैं और अपनी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तथा वायुमंडल के माध्यम से ही सनलाइट भी प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश। और पत्ती में एक आंतरिक कारक होता है जिसे हरा वर्णक कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये सभी कच्चे पदार्थ हैं, कच्ची सामग्री है और इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से भोजन का निर्माण होता है पत्तियों के अंदर। क्लियर। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देखते हैं। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी भोजन हम लोग करते हैं वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पाचन तंत्र में कहाँ जाकर स्टोर किया जाता है, आमाशय में। एक आमाशय नामक थैली होती है 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई की, उसी में स्टोर कर लिया जाता है। और आमाशय में उसकी दीवारों में एक जठर ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे कहते हैं। उसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक एसिड का सेक्रीशन होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, HCl। यह आमाशय से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका पहला कार्य देखिए, भोजन जो मुख से आकर के आमाशय में पहुंचता है, तो भोजन के पहला फंक्शन हो गया इसका, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना। दूसरा कार्य देखिए, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करना। और तीसरा कार्य है इसका भोजन को सड़ने से बचाना। ठीक है। ये सभी HCl के एक और भी कार्य है, छूट रहा है। भोजन में आमाशय में उपस्थित एंजाइम को जो निष्क्रिय रूप में होते हैं उनको सक्रिय बनाना। यह कार्य हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो यह भी आप लोग कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। एंजाइम, पाचक एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन के जटिल पदार्थों को सरल रूप में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, पाचक एंजाइम कहलाते हैं। जैसे टाइलिन हमारे मुख गुहा से निकलने वाला एंजाइम है जो हमारे लार में उपस्थित होता है। यह क्या कार्य करता है टाइलिन, यह भोजन के कार्बोहाइड्रेट नामक कंपोनेंट के ऊपर, घटक के ऊपर कार्य करके उसे माल्टोज शर्करा में चेंज कर देता है। ठीक है। तो यह पाचक एंजाइम का ही कार्य है। सभी पाचक एंजाइम भोजन के अलग अलग भागों पर क्रिया करके उनको पचाने का कार्य करते हैं। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, यह दोनों एंजाइम प्रोटीन को सरल रूप में तोड़ने का कार्य करते हैं। लाइपेज वसा को पचाने वाला एंजाइम हो गया। और इरेप्सिन, स्टीएप्सिन, एमाइलोप्सिन, यह कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम हो गया और कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो यह हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और लास्ट है यह, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। जैसा कि आप लोग पढ़े हैं अभी हमारी छोटी आंतों की दीवार में जो अंदर की सतह पर होते हैं छोटे छोटे अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। और यह रसांकुर भोजन को अवशोषित करने में विशेष रोल निभाते हैं। तो इस तरह से हमारे भोजन के अवशोषण तल को लगभग 600 गुना
इंक्रीज कर देते हैं। तो रसांकुर हमारे भोजन के पाचन में विशेष रोल निभाते हैं, हमारे भोजन के अवशोषण तल को लगभग 600 गुना तेज कर देते हैं।